बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तीसरी मरतबा साधु ने यही हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मैंने इसके दोनों हाथ गलाइयों में से पकड़ लिए और इन्हें आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटाने लगा। इस कमबख्त में गैंडे की तरह बेपनाह ताकत भरी हुई थी। इसके बाजुओं को मोड़ने में मुझे दांतों पसीना आ गया था। इसके साथ ही मैंने इसकी टांगों के बीच में घुटने से ज़रब लगा दी थी। मेरा ये हरबा कारगर साबित हुआ। इसने अपनी जगह से हरकत की तो मुझे भी इसके दबाव से निकलने का मौका मिल गया और फिर मैंने इसकी मटके जैसी तोंद पर गोंसों की बारिश कर दी, लेकिन लगता था जैसे इस पर कोई असर ही ना हो रहा हो। मैं इसे छोड़कर अलग हट गया और चंद फुट दूर हटकर हवा में उछला। मेरी फ्लाइंग किक इसके सीने पर लगी और वो कराहता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। मैंने संभल कर इस पर छलांग लगा दी, लेकिन वो बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। मैं मुंह के बल नीचे गिरा। अगर दोनों हथेलियां जमीन पर ना टिका देता तो मेरे दांत टूट जाते। साधु भारी भरकम होने के बावजूद बहुत फुर्तीला साबित हुआ था। इसने बड़ी तेजी से पलटकर मुझे दबोच लिया। मैंने अपना हाथ मोड़कर बाजू इसकी गर्दन में डाल दिया और इसे दबाने के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल करने लगा और बिल आखिर इसे अपने ऊपर से हटाने में कामयाब हो गया। और फिर मैंने इसे संभलने का मौका नहीं दिया। मेरी ठोकरें इसके जिस्म के हर हिस्से पर पड़ रही थी और फिर मैंने इसकी गर्दन गिरफ्त में ले ली। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि सारी रात इससे गुत्थम गुत्था होता रहता। मैं दोनों हाथों के अंगूठों से इसके कानों के पीछे मखसूस नसें मसलता रहा और फिर इसकी गर्दन ढलक गई। इसे बेहोश करने में मुझे दांतों पसीना आ गया था। मैं इसे घसीटता हुआ आड़ में ले गया। इसे घसीटते हुए भी मेरा सांस बेरब्त हो गया। कमबख्त मुर्दा सांड से भी ज्यादा भारी था। मैंने इसका लिबास उतार लिया जो जर्द रंग की धोती और चादर पर मुश्तमिल था। धोती के नीचे इसने चड्डी पहन रखी थी। मैंने धोती अपने जिस्म पर लपेट ली और चादर भी ऊपर इस तरह डाल ली कि मेरा अपना लिबास छुप गया। मैंने अपना पिस्तौल निकाल लिया और दबे कदमों मंदिर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इस साधु के बारे में मुझे यकीन था कि आधे घंटे से पहले होश में नहीं आएगा। मैंने मरकजी दरवाजे के साथ एक सतून की आड़ से झांक कर देखा और फिर दबे कदमों चलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। यहाँ बहुत हल्की सी रोशनी थी। ये रोशनी दरअसल दाएं तरफ वाली राहदारी से यहाँ तक पहुँच रही थी। मैं वस्त में चबूतरे के करीब से गुजर कर एक सतून की आड़ में जाना चाहता था कि एक गुराहट मेरी समात से टकराई। अपनी जगह से हरकत मत करना, हाथ ऊपर उठा लो। इसके साथ ही मैंने पिस्तौल की नाल अपनी पुष्ट पर चुभती हुई महसूस की। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। ये मैं हूँ ठाकुर, गोली मत चलाना। मैंने हाथ उठाने की बजाय सरगोशी में जवाब दिया। एक तो मैंने ठाकुर बानोद सिंह की आवाज पहचान ली थी और दूसरे फौरन ही मेरे जहन में ये ख्याल आया था कि मैंने किसी साधु ही की तरह पीली धोती बांध रखी थी और ऊपर भी पीली चादर ओढ़े हुए था। इस लिबास में तो मैं कोई पंडित या पुजारी ही लगता था। कोई पंडित मुझ पर पिस्तौल नहीं उठा सकता था, अलबत्ता ठाकुर धोखा खा सकता था और ऐसा ही हुआ था। ओह तुम? ठाकुर के मुंह से गहरा सांस निकल गया। इसने पिस्तौल हटा लिया। तुम यहीं रुको, मैं इसको देखता हूँ। मैं आगे बढ़कर एक सतून की आड़ में खड़ा हो गया। ठाकुर राहदारी की तरफ बढ़ गया। इस सतून की आड़ से भी राहदारी नजर आ रही थी, जहाँ आखिर में दीवार में लगी हुई एक मशल जल रही थी और ये रोशनी इसी की थी। मशल में गालबन चर्बी या कोई और बदबूदार रोगन इस्तेमाल किया गया था, जिसके जलने की बू फिजा में फैली हुई थी। ठाकुर बानोद सिंह इस राहदारी में दबे कदमों चलते हुए एक दरवाजे के करीब रुका और फिर अंदर दाखिल हो गया। मैं सतून की आड़ में खड़ा इसके बाहर आने या अंदर से कोई किसी आवाज का मुंतजर रहा, लेकिन ना तो ठाकुर बाहर आया और ना ही कोई आवाज। मैं उठकर दौड़ता हुआ इस कमरे में दाखिल हो गया जहाँ से ये दोनों बरामद हुए थे। कमरे का मंजर खासा सनसनी खेज था। एक दीवार के साथ मशाल जल रही थी और दो हट्टे कट्टे पंडित ठाकुर बानोद सिंह से गुत्थम गुत्था हो रहे थे। ठाकुर की टांग से खून बह रहा था, लेकिन वो डट कर इनका मुकाबला कर रहा था। मैंने पिस्तौल को नाल की तरफ से पकड़ा और आगे बढ़कर दस्ते की जोरदार ज़रब एक पंडित के गंजे सर पर रसीद कर दी। गंजे सर पर लगने वाली ज़रब खासी जोरदार थी। वो एक भयानक अंदाज में चीखता हुआ ढेर हो गया। दूसरे पंडित को ठाकुर ने एक तरफ उछाल दिया। वो भी चीखता हुआ दरवाजे के करीब गिरा और फिर दूसरे ही लम्हे इसने उठकर दरवाजे के बाहर छलांग लगा दी। मैं इसके पीछे लपका और इसी लम्हे मुझे ठाकुर की चीखती हुई आवाज सुनाई दी, इसे जाने दो हिम्मत सिंह, इस तरफ, वो तय खाने में है। मैं एकदम वापस पलट आया। वो पंडित दौड़ता हुआ मंदिर से बाहर चला गया था और इसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। ये कमरा बहुत बड़ा था और एक कोने में फर्श में खला नजर आ रहा था। इसके करीब ही कंक्रीट का एक स्लैब भी पड़ा हुआ था। मुझे ये समझने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि मीटिंग या तो तय खाने में हो रही थी या वो लोग इसी कमरे में थे और गड़बड़ शुरू होते ही कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए तय खाने में उतर गए थे और मैं ये भी समझ गया था कि तय खाने में कोई ऐसा खुफिया
रास्ता जरूर होगा जिससे किसी महफूज जगह पर पहुंचा जा सके। ठाकर बानोद सिंह ने दीवार में लगी हुई मशल निकाल ली और एक तरफ फर्श पर पड़ा हुआ अपना पिस्तौल भी उठा लिया। तहखाना काफी कुशादा था। एक दरवाजा दाएं तरफ और एक बाएं तरफ की दीवार में नजर आ रहा था। दाएं तरफ का दरवाजा बंद था, अलबत्ता बाएं तरफ का दरवाजा खुला हुआ था। इस तरफ ठाकुर ये कहते हुए खुले हुए दरवाजे की तरफ लपका। ये एक कुशादा सुरंग थी। हम दोनों इस सुरंग में दौड़ते रहे। तकरीबन 50 गज आगे जाकर सुरंग बाएं तरफ मुड़ गई। यहाँ से आगे सुरंग किसी कदर तंग थी। इस राहदारी के आखिर में एक लम्हे को रोशनी नजर आई, फिर गायब हो गई। वो इसी तरफ गए हैं, भागो, ठाकुर चीखा। ठाकुर की जख्मी टांग से जिससे खून रिस रहा था, लेकिन वो मुझसे आगे आगे दौड़ रहा था। ये सुरंग भी तकरीबन 50 गज लंबी थी। इसके आखिर में रोशनी नजर आई। वो 3 आदमी थे, जिनमें से एक ने मशल उठा रखी थी। वो हमसे तकरीबन 40 गज के फासले पर आगे थे। ठाकुर ने गोली चला दी। तवील सुरंग फायर की बाजगश से गूंज उठी, लेकिन इसके सिवा और कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। वो तीनों आदमी मोड़ घूमकर हमारी नजरों से गायब हो चुके थे। अलबत्ता इस तरफ रोशनी बदस्तूर दिखाई दे रही थी और जब हम दौड़ते हुए सुरंग के इस मोड़ पर पहुंचे तो ठिठक कर रुक गए। वो तीनों गायब हो चुके थे। ताजा हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया तो मुझे समझने में देर न लगी कि इस तरफ बाहर निकलने का कोई रास्ता है। हम दोनों दौड़ते हुए इस जगह पहुंच गए जहां वो तीनों गायब हुए थे। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। इस तरफ एक तंग सी दरार थी जिससे ताजा हवा अंदर आ रही थी। मैं ठाकुर से पहले इस दरार में घुस गया और दीवारों से रगड़ खाता हुआ आगे निकलता चला गया। इस तंग सी दरार का इख्तिताम इस आमूदी ढलान पर हुआ जिस पर चढ़कर हम ऊपर आए थे। इस दरार के आसपास कांटेदार घनी झाड़ियां थी। इससे आगे आमूदी ढलान थी और 3 इंसानी हेवले इस ढलान पर बड़ी तेजी से नीचे फिसलते हुए जा रहे थे। इनमें से एक के हाथ में मशल थी जो अब तक जल रही थी और फिर यूं लगा जैसे वो मशल इसके हाथ से छूट गई हो। अब वो खुद को फिसलने के बजाय लुढ़क रहा था। छोटे छोटे पत्थरों के लुढ़कने का शोर भी सुनाई दे रहा था। ठाकर बानोद सिंह भी दरार से निकलकर मेरे करीब खड़ा हो गया। इसके बाएं हाथ में मशल थी और दाएं हाथ में पिस्तौल। चंद सेकंड बाद ही पहाड़ियां फायर की आवाज से गूंज उठी। तकरीबन 100 गज नीचे एक शोला सा लपका और गोली हमारे सरों के ऊपर से गुजर गई। ठाकर ने भी नीचे की तरफ पेदार पे 2 फायर कर दिए और मशल एक तरफ फेंकते हुए चीखा, इनके पीछे चलो, भागने न पाए। अमूदी ढलान पर खड़े होकर उतरने की कोशिश करना या दौड़ना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मैंने अपनी जगह खड़े खड़े छलांग लगा दी। मेरे पैर ढलान पर टिके और मैं तेजी से नीचे फिसलता चला गया। ये पहाड़ी बुरबरी थी। मेरे साथ मट्टी और हजारों की तादाद में छोटे छोटे पत्थर भी फिसल रहे थे। मुझसे चंद गज ऊपर ठाकर भी इसी तरह फिसला आ रहा था। तकरीबन 300 गज नीचे आकर मैं झाड़ियों में उलझ कर रुक गया और फिर दूसरे ही लम्हे अपने बाएं जानिब चंद गज के फासले पर किसी के कराहने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया और फिर मैं झाड़ियों का सहारा लेता हुआ तेजी से इस तरफ पहुंच गया। वो इन पंडितों में से एक था जो भागने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी एक टांग पकड़े करा रहा था। इस दौरान में ठाकर भी फिसलता हुआ मेरे करीब पहुंच गया। तुम इसे संभालो, मैं इन लोगों को देखता हूँ, ठाकर ये कहते हुए फिर ढलान पर फिसलने लगा। इस पंडित ने धोती और कुर्ता पहन रखा था। ढलान पर लुढ़कने और कलाबाजियां खाने से धोती खोलकर रास्ते ही में किसी जगह झाड़ियों में उलझ कर रह गई थी। मैंने इसकी टांग पर हाथ रखा तो वो चीख उठा। इसका घुटना मुड़ गया था। ये गनीमत था कि वो कलाबाजियां खाने से इसकी गर्दन नहीं टूटी थी। मैंने एक हाथ इसके घुटने से जरा ऊपर टांग पर रखा और दूसरे हाथ से इसकी पिंडली को पकड़कर हल्का सा झटका दिया। वो चीख उठा। मैंने दूसरा झटका दिया। इस मर्तबा इसकी चीख पहले से ज्यादा खौफनाक थी, लेकिन वो बतदरीज पुरसुकून होता चला गया। इसके घुटने का जोड़ अपनी जगह पर बैठ गया था। पहाड़ी पर काफी नीचे फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। ठाकर की इन 2 आदमियों से ठान गई थी। पंडित जी, मैंने अपने करीब बैठे हुए पंडित को मुखातिब करते हुए कहा, आराम कर लिया हो तो अब चले नीचे की तरफ। मूर्ख, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मगर धर्म वीरों को परेशान करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसका कष्ट उठाना पड़ेगा। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो बोला। इसके लहजे में हल्की सी गुर्राहट थी। कष्ट तो मैं पहले ही उठा रहा हूँ, परंतु तुम अपने बारे में सोचो। मैंने जवाब दिया, अभी तो तुम्हारी धोती उतरी है। यहाँ अंधेरे में कोई देख भी नहीं रहा। मैं तुम्हारा कुर्ता भी उतार दूंगा और तुम्हें घसीटते हुए बाजार में ले जाऊंगा। वहाँ चीख चीख कर तुम लोगों को बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगा। फिर एक बात और समझ लो, तुम जो कुछ भी कहोगे लोग अब तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे। अब क्या इरादा है? खुद से चलोगे कि मैं चलता हूँ? वो कराहता हुआ उठकर खड़ा हो गया। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और हम आहिस्ता आहिस्ता ढलान पर उतरने लगे। वो हौले हौले लंगड़ा रहा था और इसके मुंह से हल्की हल्की कराहें भी खारिज हो रही थी। आगे ढलान
बतदरीज कम होती जा रही थी। हमसे तकरीबन 100 गज आगे भाग दौड़ की आवाजें सुनाई दी। फिर फायरिंग होने लगी। 2 मुख्तलिफ सिमतों से 5-6 फायर हुए थे और फिर खामोशी छा गई। तकरीबन 100 गज मजीद आगे जाकर मैं रुक गया और मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। ठाकुर कहाँ हो तुम? मैंने जोर से पुकारा। यहाँ हूँ, इस तरफ। जवाब में नीचे कदरे दाएं तरफ से आवाज सुनाई दी। मैं पंडित का हाथ पकड़े इस तरफ चलने लगा और कुछ ही देर बाद हम ठाकर के करीब पहुँच गए, जो अपनी टांग पकड़े एक पत्थर पर बैठा हुआ था। क्या हुआ? मैंने पूछा। भाग गए साले हरामी, ठाकर ने जवाब दिया। इनमें एक तो बलवंत सिंह था, वो हरामी यहाँ मेरे काबू में आ गया था, लेकिन फिर भाग निकला। दूसरा इससे पहले ही दूसरी तरफ निकल गया था। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, इसे गाड़ी की तरफ ले चलो, मैं आ रहा हूँ। वो इस तरफ जहाँ सुरख बत्ती जल रही है, गाड़ी इस तरफ है। तुम चलते रहो, मैं भी पहुँचता हूँ, और इसका ख्याल रखना, भागने की कोशिश करे तो गोली मार देना साले को। ये अब भागने के काबिल नहीं रहा, मैंने जवाब दिया और पंडित का हाथ पकड़कर फिर चलने लगा। तकरीबन 200 गज का फासला तय करके पंडित रुक गया। अब ना चला जावत है मूर्ख, वो कराहते हुए बोला। गोडे में पीड़ होवत है। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, इसके बाद तुम्हारे गोडे में पीड़ हुई तो मैं तुम्हारा गोडा ही तोड़ दूंगा, मैंने कहा। पंडित एक पत्थर पर बैठ गया। इसने कुर्ते के दामन को टांग के नीचे दबा लिया था। 2-3 मिनट बाद ठाकर भी लंगड़ाता हुआ पहुंच गया और हम फिर आगे चल पड़े। गाड़ी के पास पहुंचकर ठाकर ने जेब से चाबी निकालकर मुझे दे दी। तुम ड्राइव करो, वो बोला। मुझसे गाड़ी नहीं चलाई जाएगी, पिंडली में गोली लगी है। मैं दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया और पिछला दरवाजा खोलने के साथ ही अंदर की बत्ती भी जला दी। ठाकर ने पहले पंडित को अंदर धकेला और फिर खुद अंदर बैठकर दरवाजा बंद कर दिया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए मेरी नजर सामने लगे हुए आईने की तरफ उठ गई और मैं तेजी से पीछे घूम गया। वो पंडित हरिराम था, रामगढ़ झील वाले मंदिर का प्रोहर। कैसे हो पंडित जी? मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। ओह तुम? पंडित हरिराम का चेहरा धुआं हो गया। पहचान लिया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अब आए ना तुम काबू में? बहुत शोर मचा रखा था तुमने, बहुत चर्चा कर रहे थे मुसलमान आदमी और हिंदू नारी की दोस्ती का। अब तुम सबको अपनी जुबान से लोगों को बताओगे कि इस रात मंदिर में क्या हुआ था। अब तुम गाड़ी चलाओ हिम्मत सिंह, इससे हिसाब किताब बाद में कर लेंगे, ठाकर ने कहा। हिम्मत सिंह? पंडित हरिराम चौंक गया। ये मुसलमान है, इसने एक हिंदू नारी के साथ मंदिर की पवित्रता को। ठाकर ने इस की बात पूरी होने से पहले ही इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। अपनी गंदी जुबान बंद रखो, वो गुर्राया। अब अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। पंडित चीख उठा था। थप्पड़ कुछ ज्यादा ही जोरदार था। इसके फूले हुए गाल पर उंगलियों के निशान पड़ गए। कहाँ चलना है ठाकर? मैंने गाड़ी को एक हल्के से झटके से आगे बढ़ाते हुए पूछा। कांति चंद्र मार्ग की तरफ चलो, रास्ते का पता चल जाएगा ना, ठाकर ने कहा। तुम बताते रहना, मैंने कहा। ये सीधी सड़क है, किसी तरफ नहीं मुड़ना, शहर के बीच में से होते हुए ले चलो, ठाकर ने बताया। सूरज पोल गेट से सीधा। रात के 2 बज रहे थे। अगर रास्ते में कहीं पुलिस ने रोक लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, मैंने कहा। कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं संभाल लूंगा, ठाकर ने कहा। पहले तो मैंने गाड़ी की रफ्तार हल्की ही रखी, लेकिन पहाड़ी के दामन में इस नवाही इलाके से निकलकर मैंने रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन सूरज पोल गेट के करीब पुलिस की एक पार्टी ने हमारी गाड़ी रोक ली। कुछ फासले पर एक जीप भी खड़ी थी। एक सब इंस्पेक्टर गाड़ी के सामने से गुजरकर मेरी तरफ आ गया। मेला राम, क्या बात है, कोई गड़बड़ है क्या? पिछली सीट पर बैठे हुए ठाकर बानोद सिंह ने इसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर सवाल किया। सब इंस्पेक्टर मेला राम ने चौंक कर पीछे देखा, फिर दोनों हाथ जोड़ दिए। ठाकुर जी आप? वो बोला। शहर में तो कोई गड़बड़ ना ही है, परंतु फोन पर इतला मिलत रही है कि इधर गोलियां चलत हैं। इसने पहाड़ियों की तरफ इशारा किया। ठीक इतला मिली है मेला राम, ठाकर ने कहा। कुछ यात्री स्नान घाटों पर और मंदिर में ठहरे हुए हैं, हम भी वहीं मौजूद थे। डाकुओं ने हमला कर दिया। ये पंडित जी भी इनके हथे चढ़ गए थे। हम बड़ी मुश्किल से इसे बचा कर लाए हैं। राम बली करे, मेला राम बुड़बुड़ाया। कोई मरण वरण का बात तो नहीं है ना? नहीं, ठाकुर ने जवाब दिया। यात्रियों ने मुकाबला किया तो डाकू भाग गए। कोई नहीं मरा, ना ही जख्मी हुआ है, सब ठीक है। पंडित ने कुछ कहना चाहा तो ठाकुर ने इसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाल सका था। ठीक है ठाकुर जी, सब इंस्पेक्टर मेला राम ने कहा। आप जाओ, राम बली करेगा। जय राम जी की, जय राम जी की। ठाकुर ने भी हाथ जोड़ दिए। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये खासी तवील सड़क थी। शहर का मरकजी और कारोबारी इलाका था। शहर के तमाम मशहूर बाजार इसी सड़क के दाएं बाएं थे। दिन के वक्त और रात 10-11 बजे तक यहाँ खवे से खवा चलता था, लेकिन इस वक्त सन्नाटा था। ताहम बाज इलाके ऐसे थे जहाँ बाज रेस्टोरेंट खुले रहते थे और रात भर रौनक रहती थी। चांदपुल गेट से जरा आगे निकलकर ठाकुर की हदायत पर मैंने बाएं सिमत गाड़ी मोड़ ली। ये
कांति चंद्रमार्ग का इलाका था। यहाँ लबे सड़क कई कई मंजिला इमारतें थीं और इनके पीछे बंगले थे। मैं ठाकर की हदायत पर गाड़ी मुख्तलिफ गलियों में घुमाता रहा और बिल आखिर एक बंगले के सामने रोक ली। ठाकर ने नीचे उतरकर गेट की बेल बजा दी। गेट तीसरी मर्तबा घंटी बजाने के बाद ही खुला था। वो एक उदेड़ उम्र औरत थी। इसका जिस्म और चेहरे के नकूश बता रहे थे कि वो जवानी में बड़ी क़यामत किस्म की शय रही होगी। गेट खुलते ही मैं गाड़ी अंदर ले गया और पोर्च में खड़ी हुई एक कार के पीछे रोककर इंजन बंद कर दिया। ठाकर ने कार का पिछला दरवाजा खोल दिया। आइए पंडित जी पधारिए, इसने पंडित को इशारा किया। पंडित हरिराम इस औरत की मौजूदगी में कार से उतरते हुए हिचकिचा रहा था, लेकिन ठाकर ने आंखें दिखाई तो इसे उतरना ही पड़ा। इसने कुर्ते के दामन को आगे पीछे से इस तरह पकड़ लिया था कि हवा से उड़कर इसे शेम न करवा दे। हे भगवान! इस औरत ने पंडित की तरफ देखकर मुंह पर हाथ रख लिया। ये क्या हुआ पंडित जी? आपकी वो कहाँ गई धोती? पंडित का रंग सांवला था, शर्म के मारे स्याह पड़ गया। शर्मा क्यों रहे हो पंडित जी? ठाकर बोला। यहाँ तुम्हें इसी महिला के हाथों रहना पड़ेगा और भी बहुत सी आवेंगी, सेवा करेंगी, तुम्हारी जीभ बहला रहेगा। हम का कोई धोती दे दो महाराज। पंडित ने ठाकर के सामने हाथ जोड़ दिए। हम का नारियों के सामने इस तरह जलील मत करो। मंदिर में तो नारियों के साथ बहुत खुश रहते थे, यहाँ भी खुश रहोगे। ठाकर ने इसे बाजू से पकड़कर आगे धकेल दिया। एक कमरे में ले जाकर ठाकर ने इसे एक चादर लपेटने को दे दी और कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया। हमारे लिए चाय बनाओ बानमती। ठाकर इस औरत की तरफ देखते हुए बोला। मैं इतने में अपने जख्म की ड्रेसिंग कर लूं। मुझे बताओ फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, मैं ड्रेसिंग करता हूँ, मैंने कहा। ठाकर ने आवाज देकर बानमती से फर्स्ट एड बॉक्स मंगवा लिया। ठाकर एक सोफे पर बैठ चुका था। मैंने इसके सामने कालीन पर बैठकर इसकी पतलून का पांचा ऊपर उठा दिया। जख्म ज्यादा खतरनाक नहीं था, गोली पिंडली के गोश्त को चीरती हुई निकल गई थी। फर्स्ट एड बॉक्स में किसी ऐसे मौका के लिए जरूरत की हर चीज मौजूद थी। मैंने पहले स्पिरिट से जख्म साफ किया और फिर दवा लगाकर ड्रेसिंग कर दी। इसी दौरान में बानमती चाय बनाकर ले आई। बाथरूम किस तरफ है? हाथ धोना चाहता हूँ, मैंने कहा। बानमती मुझे एक कमरे में ले आई और बाथरूम की तरफ इशारा कर दिया। पहाड़ी ढलान पर मट्टी पर फिसलने और लुढ़कने से यूं तो मेरा हुलिया बिगड़ा हुआ था ही, लेकिन इस वक्त मैंने हाथ धोने पर इत्तेफाक किया और कमरे से निकलकर लाउंज में वापस आ गया। ठाकर इस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था। तकरीबन 2 मिनट मजीद बात करने के बाद इसने रिसीवर रख दिया। मैंने रूपमती को इतला दे दी है कि हम लोग यहाँ हैं, वो परेशान न हो। ठाकर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा और चाय का कप उठा लिया। मैंने इसके सामने दूसरे सोफे पर बैठते हुए दीवार गिर क्लाक की तरफ देखा। 3 बज रहे थे। मैंने चाय का कप उठा लिया और हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा। मंदिर के तय खाने में कितने लोग थे? मैंने पूछा। 6-7 ही थे, ठाकर ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ कोई नहीं था। कोने में फर्श में खला देखकर मैं समझ गया कि वो लोग तय खाने में हैं। मैं 2-3 सीढ़ियां उतरकर नीचे झांकने लगा। ये सब लोग तय खाने में थे और बलवंत सिंह भाषण दे रहा था। इसका एक एक लफ्ज जहर में बुझा हुआ था। पंडितों को रूपमती और मुसलमान के खिलाफ भड़का रहा था। इसकी बातें ऐसी थी कि निहायत ठंडे दिमाग का शख्स भी भड़क उठता। और फिर ये तो निहायत कट्टर और मुतअस्सब पंडित हैं। बलवंत सिंह इन्हें सलाह दे रहा था कि कल रात सब रूपमती की हवेली को आग लगा दी जाए और फिर बाज के घरों को भी जलाकर भस्म कर दिया जाए। 4-6 लाशें भी गिरा दी जाएं तो ठीक रहेगा। बलवंत सिंह के कहने के मुताबिक एक मुसलमान ने न सिर्फ एक हिंदू नारी को इसके धर्म से गुमराह किया है बल्कि पवित्रता को भी नष्ट किया है। आज अगर इसकी सजा न दी गई तो कल को दूसरे मुसलमान भी ऐसी हरकतें करने लगेंगे। हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा। धर्म को बचाने के लिए इस युद्ध के शुरू ही में 4-6 लाशें गिरा दी जाएं ताकि आइंदा किसी मुसलमान को हमला करने की जरूरत न हो। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। बलवंत सिंह ने इन पंडितों को मेरे और तुम्हारे बारे में खूब भड़का दिया था। वो पंडितों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा था कि मुझ जैसे लोग भाईचारे की आड़ में इनका साथ देकर हिंदू धर्म को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी ये बातें सुन ही रहा था कि ऊपर कमरे में हल्की सी आहट सुनकर तेजी से सीढ़ियों से ऊपर आ गया। वो भारी भरकम पंडित शायद पहले किसी और तरफ था जो इस तरफ आ गया। इसने मुझे देखते ही छलांग लगा दी। बाहर से भी कई तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरी और इस पंडित की दींगा मुश्ती की आवाजें सुनकर हाल में भी मौजूद पंडित बाहर आ गए। इनमें बलवंत सिंह भी था। इसने गोली चला दी जो मेरी टांग को जख्मी करती हुई निकल गई। मुझे भी पिस्तौल निकालने का मौका मिल गया। मैंने फायर किया तो तय खाने में वापस दौड़ गया
और 2 पंडित मुझसे। इस दौरान में मेरा पिस्तौल मेरे हाथ से छूटकर तुम बर वक्त ना पहुंच जाते तो शायद वो मस्टंडे मुझे भी मारने में कामयाब हो जाते। पंडित हरीराम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने इसके खामोश होने पर कहा, क्या इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए? कोई फायदा नहीं होगा, पुलिस इन पंडितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी, ठाकर ने जवाब दिया। इसके लिए मैंने एक और तरीका सोचा है। इसमें 2-4 रोज लगेंगे, मगर इसके बाद पंडित हरीराम और इसके चेलों की जुबानें बंद हो जाएंगी। ठाकर ने ये नहीं बताया कि इसने पंडित हरीराम की जुबान बंद करने के लिए क्या तरीका सोचा है, और इस वक्त मैंने भी कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। 4 बज रहे थे, मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। ठाकर ने मुझे इस कमरे में पहुंचा दिया जहां बाथरूम में मैंने हाथ धोए थे। मैं आरामदेह बिस्तर पर गिरते ही नींद की आगोश में पहुंच गया। इन पंडितों का मंसूबा वाकई बहुत खौफनाक था, और मेरा अंदाजा भी दुरुस्त साबित हुआ था कि इन्हें किसी और की आशीर्वाद हासिल थी। वो शख्स जो पस मंजर में रहकर इन मुतासब पंडितों को कवर कर रहा था, मैंने पहले बलवंत सिंह का नाम लिया था, और ये बात साबित भी हो गई थी। गुज़श्ता रात वो ठाकर बानोद सिंह की गिरफ्त में आकर निकल गया था। पंडित हरीराम के कहने के मुताबिक बलवंत सिंह ने इसे 85,000 रुपए दिए थे, और हंगामे शुरू कराने के बाद मजीद रकम देने का वादा भी किया था। बलवंत सिंह के हरामी होने में अब कोई शुबा नहीं रहा। कई माह पहले गुलामों की मंडी में इसे देखते ही मैं समझ गया था कि इसकी रगों में दौड़ने वाला खून बहुत ही गंदा है, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात साबित भी होती गई है। इसके बाप ने बिशन सिंह के बाप को कत्ल करके धोखे से चित्तौड़गढ़ की गद्दी हासिल की थी। बाप की जिंदगी धोखे और फरेब में गुजरी थी, तो बेटा किस तरह नेक हो सकता था? ये सारी बातें साबित करती थी कि इनका ताल्लुक राजपूतों की किसी अच्छी नस्ल से नहीं था। बलवंत सिंह की कमीनगी में कोई शुबा नहीं था, और ये रूपमती की बदकिस्मती थी कि वो इस जैसे कमीने शख्स से दोस्ती कर बैठी थी, जिसका खमियाजा अब इसे भी भुगतना पड़ रहा था। वो रूपमती और मेरे खिलाफ कोई मौका नहीं खोना चाहता था। पहले तेज सिंह और दरमेश को हमारे खिलाफ भड़काया। वो दोनों भाई अक्लमंद होते तो इसकी बातों में आने की बजाय रूपमती से माफी मांग लेते और बात खत्म हो जाती, लेकिन वो बलवंत सिंह के बहकावे में आ गए, और जोशे इंतकाम में वो अपनी औकात भी भूल गए। इन्हें ये भी याद न रहा कि इसी रूपमती ने इन्हें फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया था। नौकर जब मालिक के सामने गर्दन तान कर खड़े हो जाएं तो इनका अंजाम बुरा ही होता है। इन दोनों भाइयों का अंजाम ऐसा ही हुआ। महज बलवंत सिंह के बहकावे में आकर वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे, और अब पंडित हरीराम इसकी मक्कारी का निशाना बना हुआ था। अगले रोज सुबह ठाकर ने मेरी मौजूदगी में पंडित हरीराम से पूछगिछ की, और इस वक्त हरीराम ने ये सनसनीखेज इंकशाफ भी किया कि इस रात क्लब की रकासा रेखा को भी बलवंत सिंह ही ने कत्ल किया था। इन लोगों को किसी तरह पता चल गया था कि रेखा और बाज दूसरी लड़कियों को पुलिस कमिश्नर के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया जाने वाला था। रामगढ़ झील मंदिर वाले वाक्य के बाद तमाम लड़कियां रिपोश हो गई थी। अलबत्ता रेखा बलवंत सिंह के हाथ लग गई, जिसे इसने जिबा कर डाला। पंडित जी, मैंने कहा, अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि किसी कमीने शख्स की दोस्ती कितनी खतरनाक होती है। कमीने आदमी की दोस्ती इस कोयले की तरह है जो दहक रहा हो तो हाथ जला देता है, और बुझा हुआ हो तो हाथ काले कर देता है, और इस कमीने ने तुम्हारे हाथ तो क्या मुंह भी काला कर दिया है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, इस रात हम अपने दोस्त की तलाश में तुम्हारे मंदिर में आए थे, जिसे गणेश मंदिर से अगवा करके वहाँ ले जाया गया था। तुम्हारे मंदिर में हमारा एक पुराना दुश्मन भी छुपा हुआ था। वो जुराइम पेशा आदमी है और कई बेगुनाहों का कातिल भी। हमें देखते ही वो फरार हो गया। हमने अपनी दोस्त को बाजियाब कर लिया था, और तुम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई किए बगैर वापस आ गए थे। तुम लोग अगर खामोश रहते तो बात खत्म हो जाती, लेकिन दारा और बलवंत सिंह ने तुम्हें बहका दिया, और इनके बहकावे में आकर तुम लोगों ने आम लोगों के मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश की और हंगामे कर दिए। कल रात भी बलवंत सिंह तुम लोगों को भड़का रहा था, लेकिन तुम्हें क्या मिला? जिल्लत और रसवाई। मैं एक बात तुम्हें बता दूं पंडित हरीराम, मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमा दी। बलवंत सिंह को धर्म से कोई लगाव नहीं, वो महज इंतकाम लेने के लिए तुम लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। दारा तो मुसलमान है। ऐसे लोग अपने नाम के साथ मजहब का ठप्पा लगाए फिरते हैं, जबकि हकीकत में इनका कोई मजहब नहीं होता, और तुम जानते हो दारा ने क्या मंसूबा बना रखा था। पंडित हरीराम कुछ बोलने की बजाय खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा। खूबसूरत लौंडिया वलायती शराब वो तुम्हें रास्ते से भटका रहा था, तुम्हें हीरोइन का आदी बना रहा, तो इसका मंसूबा ये था कि तुम्हें इन चीजों में उलझाकर मौत के घाट उतार दिया जाए, और वो इस मंदिर पर कब्जा कर ले। पंडित परशुराम, जिसका असल नाम
मुरलीधर है, वो भी जुराइम पेशा दारा का साथी है। तुम इनके जाल में फंस गए थे, लोग तो भाग गए और तुम्हें सजा भुगतने के लिए छोड़ दिया। पंडित हरिराम का चेहरा धुआं हो रहा था। वो रहम तलब नजरों से कभी मुझे और कभी ठाकर की तरफ देख रहा था। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। ठाकर ने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम अगरचे इस दलदल में गर्दन तक दंसे हुए हो, लेकिन हम तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम 2-4 दिन यहीं रहो, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हर तरह से तुम्हारी सेवा की जाएगी, लेकिन अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मार दिए जाओगे। मारे को पुलिस के हाथ ना देवोगे। पंडित हरिराम ने पहली मर्तबा जुबान खोली। बिल्कुल नहीं, ठाकर ने जवाब दिया। 2-4 दिन मामला ठंडा पड़ जाने का तो तुम्हें छोड़ देंगे, जहाँ चाहे चले जाना। हम पंडित वाले कमरे से बाहर आ गए और फिर इससे कुछ देर बाद मैं तो ठाकर की हवेली की तरफ रवाना हो गया और इसी बंगले में रह गया था। इस वक्त सहपहर के 4 बज रहे थे। जानकी और रूपमती सो रही थी। मुंदरी और शंकर हवेली की अकबी सिमत में थे। मुंदरी मोरों और हिरनों वगैरह के सामने दाना डाल रही थी और शंकर मुंदरी को दाना डालने की कोशिश कर रहा था। मुझे देखकर वो दोनों एक दूसरे से दूर हट गए। राजकुमारी और जानकी देवी तो सो रही हैं, आपके लिए चाय बना दूं हिम्मत सिंह जी? मुंदरी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। नहीं भाई, अभी चाय का मूड नहीं हो रहा। मैंने इसे रोक दिया और अपने कमरे में आ गया। बहुत थकन महसूस कर रहा था। बिस्तर पर लेटते ही आंख लग गई। 7 बजे करीब जानकी ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। क्या बात है, क्यामत आ गई है क्या? मैंने झुंझला कर पूछा। हाँ, क्यामत ही आ गई है, जानकी ने जवाब दिया। अभी ठाकर का फोन आया है कि कुछ गुंडों ने इसके घर को आग लगा दी है। क्या? मैं उछल पड़ा। मेरी नींद अगरचे काफूर हो गई थी, दिमाग में धमाके से होने लगे थे। कब, किसने, ये तो अभी पता नहीं चला कि आग किसने लगाई। होटल के मुलाजमों ने एक आदमी को पकड़ लिया है और ठाकर भी होटल ही में गया है। इसे शुबा है कि इस हवेली पर भी हमला किया जाएगा। 3-4 मुसल्ला आदमी इसने हमारी हिफाजत के लिए इस तरफ भेज दिए हैं। इसने कहा था कि हम में से कोई बाहर निकलने की कोशिश न करे। ये कैसे हो सकता है कि ठाकर पर मुसीबत नाज़िल हो रही हो और यहाँ छुप कर बैठे रहें? मैं उछल कर बेड से उतर गया। दोनों बहरहाल हवेली से नहीं निकलोगी। मैं ठाकर की तरफ जा रहा हूँ, हो सकता है कि इसे मेरी मदद की जरूरत हो। मैंने बाथरूम में घुसकर मुंह पर पानी के छींटे और मारे और तौलिए से मुंह पोंछता हुआ बाहर आ गया। रूपमती हाल में सोफे पर बैठी हुई थी। इसके चेहरे पर फिक्र के तासरात नुमायां थे। कारों की चाबियों का रिंग मेज पर रखा हुआ था। मैंने जैसे ही कार की रिंग उठाया, रूपमती भी उछल कर खड़ी हो गई। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैंने नफी में सर हिला दिया। इस वक्त तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। ठाकर हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, इसकी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इसने हमारी खातिर अपनी जान तक को मुसीबत में डाल रखा है। क्या ये मुनासिब होगा कि हम यहाँ बैठे रहें? रूपमती ने कहा। मैं जा रहा हूँ ना, मैंने कहा। वहाँ न जाने किस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़े, इसलिए फिलहाल तुम यहीं रहो तो बेहतर है। कल रात तुम लोग सूर्य मंदिर गए थे, वहाँ क्या हुआ था? रूपमती ने पूछा। मैंने मुख्तसरन इसे कल रात के बारे में बता दिया। आखिर में कहा, इन पंडितों को हमारे खिलाफ भड़काने में बलवंत सिंह और दारा का हाथ है। बलवंत सिंह तो हाथ आकर निकल गया। पंडित हरिराम हमारे कब्जे में है। मुझे शुबा है कि ठाकर के होटल को आग लगाने में भी बलवंत सिंह ही का हाथ होगा। ऐसे बदफितरत लोग आसानी से अपनी हार नहीं मानते। बहरहाल मैं जाकर देखता हूँ कि क्या सूरत हाल है। वहाँ पर पहुँचने के बाद मौका मिला तो फोन पर बता दूंगा। जानकी और रूपमती भी बरामदे तक मेरे साथ आई थी और तकरीबन इसी वक्त ठाकर के 4 आदमी जीप पर सवार वहाँ पहुँच गए। इन चारों के पास सब मशीन गने थी। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी और पिजारों पर सवार होकर वहाँ से शहर की तरफ रवाना हो गया। ठाकर का विक्रम होटल सेंट्रल बस स्टैंड से जरा आगे स्टेशन रोड पर वाक़ था। इस वक्त शाम हो रही थी। सड़कों पर ट्रैफिक का सैलाब था। MI मिर्जा इस्माइल रोड पर कम अज कम 2 जगहों पर ट्रैफिक जाम था। इस तरह स्टेशन रोड तक पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। पहले मैं इस तरफ कभी नहीं आया था और ना ही ठाकर का होटल देखा था, लेकिन विक्रम होटल तक पहुंचने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। होटल की इमारत 4 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। ग्राउंड फ्लोर पर शानदार रेस्टोरेंट था और ऊपर की 4 मंजिलों पर रिहायशी कमरे थे। रेस्टोरेंट का मैनेजर अलग था और रिहायशी होटल का इंतजाम दूसरे मैनेजर की निगरानी में था। मुझे पिजारो दूर ही रोक लेनी पड़ी। होटल के सामने सड़क के कुछ हिस्से को पुलिस ने घेर रखा था। बहुत से लोग जमा थे। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां होटल की इमारत के सामने खड़ी थी। होटल के रेस्टोरेंट के दरवाजे वगैरह टूटे और जले हुए थे। धुएं से ऊपर तक इमारत के सामने का पूरा हिस्सा काला हो रहा था। रेस्टोरेंट के सामने पानी फैला हुआ था। कई फायरमैन और चंद दूसरे आदमी
वहाँ मौजूद थे। रेस्टोरेंट से अब भी हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। मैं दूर खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। ठाकुर मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैं आगे बढ़ना चाहता था मगर मुझे एक पुलिस वाले ने रोक लिया और फिर इसी वक्त ठाकुर रेस्टोरेंट से बाहर आता हुआ नजर आया। इसके साथ एक पुलिस ऑफिसर और फायर ब्रिगेड के 2 ऑफिसर भी थे। मैं पुलिस वाले को एक तरफ धकेलता हुआ आगे बढ़ गया। ठाकुर मुझे देखकर चौंक गया। ये क्या हुआ? आग किसने लगाई थी? मैंने ठाकुर के सामने जाते ही पूछा। अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, ठाकुर ने जवाब दिया। मैनेजर का कहना है कि चंद गुंडे अंदर घुस आए थे जिन्होंने पहले तोड़फोड़ शुरू कर दी और फिर पर्दों और फर्नीचर को आग लगा दी। मुलाजिमिन ने आग बुझाने की कोशिश की तो इन्हें भी मारा पीटा गया। आग बेकाबू होकर फैलने लगी तो फायर ब्रिगेड को किसी ने फोन कर दिया। ये भी गनीमत है कि फायर इंजन बरवक्त पहुंच गए। रेस्टोरेंट अगरचे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है मगर आग को ऊपर तक फैलने से रोक दिया गया है। कौन थे वो लोग? मैंने पूछा। जानकी ने बताया था कि शायद एक आदमी को पकड़ लिया गया है। हाँ, वो इस वक्त पुलिस की तहवील में है लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है। वैसे मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि ये बलवंत सिंह के सिवा किसी और का काम नहीं हो सकता, ठाकुर ने कहा। हम बातें कर रहे थे कि पुलिस ऑफिसर हमारे करीब आ गया। ठीक है ठाकुर जी, वो ठाकुर की तरफ देखते हुए बोला। मैं चलता हूँ, चंद पुलिस वाले यहाँ रुकेंगे। आप अपने मैनेजर को पुलिस स्टेशन भेज दीजिए ताकि रिपोर्ट दर्ज कर ली जाए। बेहतर है, मैं भेज दूंगा, ठाकुर ने जवाब दिया। पुलिस ऑफिसर रुखसत हो गया। फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ मौजूद रहा। आग लगने की वजह से होटल की बिजली काट दी गई थी। अंधेरा होने के बाद होटल के रिहायशी हिस्से में इमरजेंसी लाइट्स का इंतजाम कर लिया गया था। आग लगने के बाद मेहमानों से होटल खाली करवा लिया गया था लेकिन रेस्टोरेंट में आग पर काबू पा लेने के बाद मेहमानों और स्टाफ को अंदर जाने की इजाजत दे दी गई थी। ठाकुर मुझे लेकर रेस्टोरेंट में आ गया। यहाँ 2-3 मैन अब भी मौजूद थे और टार्चों की रोशनी में हर जगह चेक कर रहे थे कि कहीं कहीं से अब भी धुआं उठ रहा था। ठाकुर के हाथ में भी टार्च थी जो मैंने ले ली। इसकी रोशनी में इधर उधर देखने लगा। रेस्टोरेंट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और ये भी मुकामे शुक्र था कि आग लगते ही बिजली काट दी गई थी। बसूरत दीगर पूरी इमारत आग की लपेट में आ जाती और सब कुछ तबाह हो जाता। मैं तकरीबन 2 घंटे वहाँ रुका रहा। मैंने मुनासिब समझा मैं अपने जज्बात का इजहार किया तो ठाकुर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सच्चाई की खातिर अगर मुझे अपना जीवन भी लुटाना पड़े तो कोई अफसोस नहीं होगा। तुम कोई चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ फिर बोला, तुम घर जाओ और ख्याल रखना बलवंत सिंह जैसे मकार दुश्मन से निपटने के लिए हमें कुछ ज्यादा ही मोहतात रहना पड़ेगा। तुम हवेली नहीं आओगे? मैंने चलते चलते पूछा। अभी तो ये सारे मामला देखने हैं, पुलिस की कार्रवाई से निपटना है। हो सकता है कि मैं रात को आ सकूं, इसने जवाब दिया। मैं ठाकुर से हाथ मिलाकर पिजारों में आ गया और स्टार्ट करके इसे हल्के से झटके से आगे बढ़ा दिया। चंद्र मार्ग से निकलते हुए MI रोड पर गाड़ी घुमाई। सोनिया का ख्याल आ गया और फिर मैंने पिजारो इंडियन कॉफी हाउस के करीब रोककर इंजन बंद कर दिया। सोनिया की ड्यूटी दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक थी और इस वक्त 10 बजने में 15 मिनट बाकी थे। जब मैं कॉफी हाउस में दाखिल हुआ तो सोनिया नजर आई। मैं इधर उधर देखता हुआ इस मेज पर बैठ गया जहां उस दिन जानकी के साथ बैठा था। फौरन ही एक औरत दूसरी तरफ से उठकर मेरी मेज पर आ गई। इसकी उम्र 40 के लगभग रही होगी। जवानी में यकीनन हसीन रही होगी लेकिन अब जवानी ढल चुकी थी मगर इसने अपने आप को जवान बनाए रखने के लिए पुरकशिश नजर आने की भरपूर कोशिश की थी। साड़ी का पल्लू सरका हुआ था और ब्लाउज का गिरेबान इतना कशादा था कि गैर जरूरी तांक जांग की जरूरत नहीं थी। हेलो, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मैं जवाब देने की बजाय बाएं तरफ किचन वाले दरवाजे की तरफ देखने लगा जहां से सोनिया बरामद हो रही थी। इसने दोनों हाथों में ट्रे उठा रखी थी। मुझे और इस औरत को देखकर वो ठिठक सी गई। वो हम दोनों को घूरते हुए आगे निकल गई। चौथी मेज पर इसने काफी सर्व की और हमारे सामने तन कर खड़ी हो गई। मिस नाइडो, वो इस औरत की तरफ देखकर बोली। इसके लहजे में हल्की सी गुर्राहट थी। ये वो नहीं जो तुम समझ रही हो। अपनी मेज पर चली जाओ, यहाँ बैठकर अपना वक्त जाया मत करो। ओह, समझ गई। मिस नाइडो नामी इस औरत के होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट आ गई और दूसरे ही लम्हे वो उठकर एक और मेज पर चली गई जहाँ 2 आदमी बैठे हुए थे। सोनिया अब मुझे घूर रही थी। मैंने इसे नहीं बुलाया था, मैं जल्दी से बोला। वो खुद ही मेरी मेज पर आ गई थी शिकार समझकर। मैं जानती हूँ, सोनिया बोली। मैं परसों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हारी छुट्टी का वक्त होने में चंद ही मिनट रह गए हैं। मैंने सामने दीवार पर घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। मैं बाहर पिजारों में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं सोनिया के जवाब का इंतजार किए बगैर उठकर बाहर आ गया। चंद मिनट काफी उसके सामने खड़ा
रौनक देखता रहा और फिर पिजारों में आकर बैठ गया। तकरीबन 10:15 बजे सोनिया साइड स्ट्रीट से निकलती हुई नजर आई। मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया और झुककर पैसेंजर सीट का दरवाजा भी खोल दिया। सोनिया पिजारों के करीब आकर एक लम्हे को रुकी और फिर दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सबसे पहले ये बताओ तुम 2 दिन कहाँ गायब रहे? सोनिया मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुमने अगले रोज आने का वादा किया था, मैं इंतजार ही करती रही। गड़बड़ हो गई थी, मैंने जवाब दिया। यहाँ पंडितों से कुछ पंगेबाजी शुरू हो चुकी है और इतने अरसे से यहाँ रहते हुए तुम्हें ये तो अंदाजा हो गया होगा कि पंडित हिंदुस्तान की खतरनाक तरीन मखलूक हैं। ये जिसके पीछे पड़ जाएं आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।